13 अप्रैल 1912 रात का समय था। आसमान बिल्कुल साफ था और उत्तरी अटलांटिक का समंदर बर्फ की चादर ओढ़े खामोश पड़ा था। लेकिन इसी खामोशी के बीच मानव इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री घटना घट रही थी। वो जहाज जिसे दुनिया ने कभी न डूबने वाला कहा था, धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस ले रहा था। और फिर शुरू हुआ मौत और जिंदगी के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष। रात 12:15 पर रेडियो ऑपरेटर ने वायरलेस पर मैसेज भेजा कि जो कोई भी शिप हमारे नज़दीक है वो जल्दी से जल्दी हमें बचाने आए, हमारी हालत बेहद नाजुक है। इसके साथ ही उसने अपने लोकेशन कोऑर्डिनेट्स भी भेजे। कई जहाज़ों ने ये मैसेज सुना, लेकिन उनमें से कोई भी इतना करीब नहीं था कि तुरंत मदद के लिए पहुंच सके। इनमें से सबसे करीब जहाज़ 107 किलोमीटर दूर मौजूद RMS कार्पेथिया था, लेकिन जब तक वो टाइटैनिक के पास पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह 3:30 पर टाइटैनिक पूरी तरह अटलांटिक की गहराइयों में समा चुका था। कार्पेथिया ने लाइफ बोट्स पर सवार 750 जिंदगियों को तो बचा लिया, लेकिन 1500 से ज़्यादा लोग हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गए थे। पर यह कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। हादसे के सालों बाद भी एक सवाल एक्सप्लोरर्स को अंदर तक झकझोरता रहा कि आखिर वो विशाल जहाज अब कहाँ है। यही सवाल इंसान को एक ऐसी खोज की तरफ ले गया जो अपने आप में रहस्य, रोमांच और विज्ञान का अद्भुत मेल है। कई दशक गुजर गए, तमाम एक्सप्लोरर्स आए और गए, लेकिन टाइटैनिक का मलबा मानो समंदर की अंधेरी गहराइयों में खोसा गया था। तो दोस्तों, सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अब हम सफ़र शुरू करने वाले हैं उस मिशन का जिसने इंसानों को पहली बार टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचाया। दोस्तों, टाइटैनिक उस दौर में समंदर की गहराइयों में समा गई थी जब अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन का नामो निशान भी नहीं था। उस वक्त लोग समंदर से इस जहाज को बाहर निकालने के सपने तो देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर आइडियाज बेहद अजीब और इम्प्रैक्टिकल थे। किसी ने सोचा कि जहाज पर बड़े बलून्स बांधकर उसे ऊपर खींचा जा सकता है, तो किसी ने सुझाव दिया कि डाइवर्स को नीचे भेजकर मारे गए लोगों के शवों को ऊपर लाया जाए। दरअसल उस समय के बड़े और अमीर घराने अपने प्रियजनों के शवों को वापस पाने के लिए मोटी रकम देने को भी तैयार थे, मगर गहरे पानी का जबरदस्त दबाव और तकनीकी चुनौतियों ने इन सभी योजनाओं को बेकार साबित कर दिया। टाइटैनिक कहाँ गुम हो गया ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन उससे पहले कि नए आइडियाज सामने आते 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। इसके बाद आने वाले 4 दशकों में इंसानियत ने 2 बड़े युद्ध, कई आर्थिक मंदियाँ और भारी तबाही देखी। ऐसे हालात में जब लोगों के पास ना पेट भरने के लिए खाना था और ना ही काम, ऐसे में टाइटैनिक को ढूंढने का तो सवाल ही नहीं था। कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है और हालात भी धीरे धीरे संभलने लगे। जुलाई 1953 में ब्रिस्बेन बेजले लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसका काम ही समंदर में डूबे हुए जहाज़ों के मलबों को ढूंढना था, उसने टाइटैनिक को ढूंढने का पहला प्रयास किया। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आखिर टाइटैनिक कहाँ डूबा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मुश्किल क्या है। जिस जगह टाइटैनिक ने आखिरी बार सिग्नल दिया था उसी पॉइंट पर उसका मलबा होना चाहिए। लेकिन यहाँ आती है अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि जब कोई चीज़ समंदर की गहराई में जाती है तो ओशियन करंट्स, पानी के दबाव और कई दूसरे प्राकृतिक कारणों की वजह से वो मलबा अपने असली स्थान से कई किलोमीटर दूर खिसक सकता है और इसका सटीक अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन होता है। इसी वजह से 1953 में ब्रिस्बेन बेजले लिमिटेड ने पानी के अंदर कई मिशन छोड़े और सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से एनोमैलीज यानी किसी गड़बड़ या मलबे के निशान को तलाशने की कोशिश शुरू की। अब सोनार के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसे एक बार समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले समंदर के अंदर साउंड वेव्स छोड़ी जाती है और फिर एक डिवाइस के जरिए उन वेव्स की रीडिंग ली जाती है। वे वेव्स नीचे जाकर समंदर की सतह से टकराती हैं और फिर वापस लौटती हैं। लेकिन अगर समंदर के नीचे कोई जगह ऊंची होगी तो उससे टकराने वाली वेव्स जल्दी लौटकर डिवाइस तक पहुंच जाएगी, जबकि जो जगह नीचे होगी उसकी वेव्स देर से आएंगी। इसी तरीके से समंदर के अंदर जो हिस्से ऊंचे पाए जाते हैं उन्हें एनोमैलीज कहा जाता है, और इसका मतलब होता है कि वहाँ कोई प्राकृतिक या फिर मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज मौजूद है जो सामान्यतः सी बेड से ऊपर उठी हुई है। इन एनोमैलीज की एक इमेज बनाई जाती है और उसी इमेज के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि नीचे वास्तव में क्या मौजूद है। अगर सबूत मजबूत
मजबूत लगते हैं तो आगे की एक्सप्लोरेशन शुरू की जाती है। लेकिन 1953 में जब इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया तो कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसके बाद अगले साल वे दोबारा उम्मीद लेकर लौटे और आसपास के क्षेत्र में खोज की, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी और टाइटैनिक का कोई सुराग नहीं मिल सका। लगभग 2 दशक तक इस क्षेत्र में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। लेकिन फिर आया 70 का दशक। इस दशक में कुछ ऐसे आइडियाज सामने आए जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह गए कि कोई इतना अजीब कैसे सोच सकता है। किसी ने कहा कि टाइटैनिक के अंदर 1,80,000 टन मोल्टन वैक्स या वैसलीन पंप कर दी जाए ताकि टाइटैनिक खुद ही तैरकर ऊपर उठ सके। लेकिन ये सबसे अजीब आइडिया नहीं था, क्योंकि इसके बाद एक और सुझाव आया कि टाइटैनिक के मलबे को पिंग पोंग बॉल से भर दिया जाए और उसे ऊपर खींच लिया जाए। मगर ये दोनों आइडिया देने वाले लोगों ने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि समंदर की गहराई और वहाँ के जबरदस्त प्रेशर में ये सब पहुँचाया कैसे जाएगा। हालांकि 70 के दशक में हर आइडिया को बेकार नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि इसी दौर में वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर रॉबर्ट बेलार्ड, जो पहले नेवी में काम कर चुके थे, उनका फोकस टाइटैनिक के मलबे को खोजने पर गया और यह फोकस धीरे धीरे एक जुनून में बदल गया। साल 1973 में बेलार्ड ने यूएस नेवी की मदद से एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हिस्सा लिया। उन्होंने एक ऐसी छोटी सबमरीन तैयार की जिसमें लाइट्स, कैमरे, मैनिपुलेटर आर्म्स मौजूद थे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसे ऑपरेट करने के लिए अंदर किसी इंसान का बैठना जरूरी नहीं था, बल्कि इसे ऊपर मौजूद शिप से रस्सी के सहारे रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता था। बेलार्ड ने इसमें एक बड़ी संभावना देखी, क्योंकि अब वो सिर्फ सोनार पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि कैमरे के जरिए ये भी कंफर्म कर सकते थे कि नीचे मौजूद मलबा सच में टाइटैनिक का है या फिर कुछ और। 4 साल की मेहनत के बाद 1977 में इस सबमर्सिबल को पहली बार टाइटैनिक की खोज के मिशन पर भेजने का प्लान बना और इसे अल्कोआ सी प्रोब नाम की शिप के साथ जोड़ा गया। लेकिन बदकिस्मती से पोर्ट से निकलने से पहले ही वह ड्रिल पंप टूट गया, जिसके जरिए सोनार इक्विपमेंट और कैमरे अटैच थे और सारे उपकरण समंदर की गहराई में खो गए, जिससे पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और एक बेहतरीन प्लान महज खराब किस्मत की वजह से नाकाम हो गया। बेलार्ड के पास दिलचस्पी और दिमाग तो खूब था, लेकिन पैसे की कमी थी। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान भी था जिसके पास पैसा और दिलचस्पी दोनों थे, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं था। ये थे टेक्सास के ऑयल टाइकून जैक ग्रिम, जिनके पास बेहिसाब दौलत थी और उस दौलत को उन्होंने तरह तरह के अजीबोगरीब रिसर्च में झोंक दिया था, जैसे कि बाइबल में वर्णित नोआज आर्क को ढूंढना, बिग फुट की तलाश करना और यहाँ तक कि लॉच नेस मॉन्स्टर को खोज निकालने पर भी पैसा खर्च किया। लेकिन जाहिर है कि ये सारे प्रयास नाकाम रहे। ग्रिम इतने बड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के शौकीन थे कि उन्होंने एक बार एक ऐसी रिसर्च को फंड किया जिसमें वैज्ञानिक नॉर्थ पोल पर एक विशाल छेद को ढूंढने गए, क्योंकि उस समय होलो अर्थ थ्योरी काफी चर्चित थी, यानी ये मान्यता कि धरती अंदर से पूरी तरह खोखली है, जो कि साफ तौर पर गलत थी। लेकिन जब जेब पैसों से भरी हो तो किसे परवाह होती है। इसी नेचर की वजह से इस बार उनका ध्यान टाइटैनिक की तरफ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों न उसके मलबे को खोजा जाए। लेकिन इसके लिए इक्विपमेंट्स, परमिट और तमाम तैयारियों के लिए बहुत पैसा और झंझट था, इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और कोलंबिया यूनिवर्सिटी को $3,30,000 दान कर दिए। बदले में उन्होंने वाइड स्वीप सोनार, जिसकी रेंज साधारण सोनार से कई अधिक थी, अगले 5 सालों तक मनचाहे उपकरण का इस्तेमाल की सुविधा, टेक्नीशियंस का फ्री सपोर्ट और कुछ साइंटिस्ट को कंसल्टेंट के तौर पर अपने साथ रखने की मांग की। और जब इतना पैसा मिल रहा था तो भला कौन ही मना करता। उन्हें सब कुछ बिना किसी शर्त के दे दिया गया और साल 1980 में वे टाइटैनिक की खोज की यात्रा पर निकलने ही वाले थे, तभी एक अजीब घटना घटी। ग्रिम अपने साथ एक बंदर ले आए और उन्होंने उस बंदर के सामने नक्शा रखा और कहा कि जहां ये बंदर उंगली रखेगा टाइटैनिक का मलबा वहीं मिलेगा। और वे बंदर को सफर पर साथ ले जाने के लिए इस कदर अड़े हुए थे कि जब वैज्ञानिकों ने उनसे कहा कि या तो हमें चुनो या इस बंदर को, तो ग्रिम ने वैज्ञानिकों को छोड़कर बंदर को साथ ले जाने का फैसला कर लिया। आखिरकार बहुत समझाने के बाद ग्रिम को किसी तरह मनाया गया और जुलाई 1980 में वे अपने पहले एक्सपेडिशन पर निकले। लेकिन बदकिस्मती से 3 हफ्तों तक चलने वाले इस मिशन में मौसम इतना खराब रहा कि कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया और उनका पहला प्रयास नाकाम हो गया। ऊपर से जो उपकरण उन्हें मिले वो भी कुछ खास काम नहीं कर रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगभग 500 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स के एरिया को सर्वे करते हुए 14 संभावित जगह को चिन्हित किया जहां एनोमलीज मिली थी। इसके बाद जून 1981 में वे दोबारा उसी टीम के साथ निकले और इस बार उनके पास बेहतर सोनार डिवाइस थे और उनका ध्यान सिर्फ उन 14 लोकेशंस पर था। मौसम इस बार भी खास नहीं था, लेकिन उन्होंने सभी लोकेशंस को अच्छे से सर्वे किया और पाया कि वे किसी जहाज का मलबा नहीं बल्कि प्राकृतिक संरचनाएं थी।
जैसे कि सी बेड पर बने टीले। अब अपनी यात्रा के आखिरी दिन जब वे पूरी तरह निराश होकर रीडिंग पर नजर टिकाए हुए थे, तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उनकी उम्मीद को फिर से जगा दिया। उनके अनुसार उस अंतिम दिन उन्हें एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जो टाइटैनिक के प्रोपेलर जैसा लग रहा था। लेकिन जब वे लौट कर आए तो किसी ने उनके दावे पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि भला जिस इंसान ने वैज्ञानिक अभियान में बंदर को साथ ले जाने के लिए वैज्ञानिकों को ही छोड़ दिया हो, उस पर कौन ही यकीन करता। जुलाई 1983 में ग्रिम फिर से समुद्र में मलबा ढूंढने निकले, लेकिन इस बार भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उल्टा मिशन को बीच में ही उन्हें खत्म करना पड़ा और उन्हें वापस लौटना पड़ा। यह कहानी का वो हिस्सा था जहाँ पैसा तो खूब था लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक ऐसी कहानी चल रही थी जहाँ पैशन थमने का नाम नहीं ले रहा था, और यह कहानी थी रॉबर्ट बैलार्ड की। बैलार्ड के पास भले ही लाखों करोड़ों डॉलर नहीं थे, लेकिन उनके पास एक सबसे मजबूत विकल्प था, और वो था उनके नेवी के साथ गहरे कनेक्शंस। साल 1982 में उन्होंने यूएस नेवी से संपर्क किया और उन्हें अपना आइडिया एर्गो के बारे में बताया। एर्गो दरअसल एक डीप सी व्हीकल था जो समंदर की गहराई में जाता और ऊपर मौजूद शिप से जुड़ा रहता, और फिर सोनार और कैमरे की मदद से नीचे का डाटा सीधा कंट्रोल रूम में लाइव ट्रांसमिट करता, ताकि उस डेटा को तुरंत देखा और एनालाइज किया जा सके। बैलार्ड लगातार नेवी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस तकनीक की मदद से टाइटैनिक का मलबा ढूंढना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर चीज लाइव नजर आएगी और उसकी बारीकी को तुरंत समझा जा सकेगा। हालांकि नेवी को टाइटैनिक में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में उनकी गहरी रुचि थी। वजह यह थी कि 1960 के दशक में सोवियत की दो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स यूएसएस स्कॉर्पियन और यूएसएस थ्रेसर समंदर की गहराई में डूब गई थी, और नेवी को उन सबमरीन्स का पता लगाना था ताकि यह समझा जा सके कि उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्थिति कैसी है और कहीं उनसे समंदर में रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन तो नहीं फैल रहा। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पूरा मिशन इतने गुप्त तरीके से करना था कि सोवियत संघ को जरा भी भनक न लगे। यूएस नेवी को भले ही टाइटैनिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यह मिशन उनके लिए एक परफेक्ट कवर था जिससे वे बिना शक पैदा हुए गुप्त रूप से उन सबमरीन्स को खोज सकते थे। इसी वजह से उन्होंने बैलार्ड को एर्गो विकसित करने के लिए परमिशन और संसाधन उपलब्ध कराए, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये थी कि पहले बैलार्ड उन दोनों सबमरीन्स को ढूंढेंगे और बाद में जो रिसोर्सेज बचेंगे उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्हें टाइटैनिक को ढूंढना होगा। डील के हिसाब से सबसे पहले बैलार्ड ने नेवी के साथ मिलकर उन डूबी हुई सबमरीन्स की जांच शुरू की, और शायद यही ऊपर वाले का इशारा था, क्योंकि जब उन्होंने सबमरीन्स के मलबे को करीब से देखा तो एक अहम बात नोटिस की। असल में गहराई की दबाव की वजह से जब सबमरीन्स इम्प्लोड हुई तो उनका मलबा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर समंदर की गहराइयों में चारों ओर फैल गया, और ये टुकड़े कुछ इस तरह फैले थे कि अगर उनका पीछा किया जाए तो वो सीधा मुख्य सबमरीन तक पहुंचा देते थे। अगर वो सीधे सबमरीन्स को ढूंढने की कोशिश करते तो शायद उन्हें बहुत वक्त लग जाता, लेकिन मलबे तक इन बिखरे हुए टुकड़ों का पीछा करते हुए जल्दी से पहुंचा जा सकता था। यहीं से बैलार्ड को एक नया आइडिया सूझा कि अब तक वो टाइटैनिक को खोजते समय वो सीधा उसके हल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि टाइटैनिक भी तो पानी की गहराई में इम्प्लोड हुआ होगा और उसके भी तो छोटे छोटे हिस्से समंदर की सतह पर बिखरे होंगे। इसीलिए उन्होंने इस बार अपनी अप्रोच बदल दी और सिर्फ मुख्य जहाज के बजाय उन बिखरे हुए टुकड़ों पर भी फोकस करने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास कैमरे से आती लाइव फीड थी जिससे वो बेहद नजदीक से देख सकते थे और इन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दे पाए। 22 अगस्त 1985 को नेवी का मिशन खत्म करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से टाइटैनिक को खोजने की शुरुआत कर दी। करीब 9 दिनों तक उन्हें सिर्फ 2 मील गहराई में फैला हुआ बंजर समुद्री तल ही दिखता रहा, लेकिन 1 सितंबर की सुबह आखिरकार वो पल आया जब उन्हें समंदर की गहराई में कुछ अजीब दिखाई दिया। छोटे छोटे टुकड़े जो वहाँ सामान्य तौर पर नहीं होने चाहिए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तस्वीर और साफ होती चली गई। उन्होंने पूरी टीम को जगाकर उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनाया जहां कुछ ही देर बाद छोटे छोटे टुकड़े बड़े आकार लेने लगे थे और अचानक कैमरे के सामने एक बॉयलर दिखाई दिया जिसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आखिरकार वो पहुंच गए टाइटैनिक के हल तक। और इस तरह 70 सालों से अधूरी पड़ी मेहनत और सपना एक छोटी सी किस्मत की सीख के चलते हकीकत बन गया। हालांकि जब टाइटैनिक का हल लोकेट हुआ तो बाद में पता चला कि ठीक उसी जगह से जैक ग्रिम अपनी तीसरी एक्सपेडिशन में गुजरे थे, लेकिन फिर भी वो इसे पहचान नहीं पाए। अब इसे आप किस्मत कहे या काबिलियत, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि कभी न डूबने वाला टाइटैनिक जहाज आखिर कैसे डूब गया। अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आए हमारे इस वाले वीडियो को जरूर देखें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।